के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, सुनिएगा। बाण छोड़ने से बाज नहीं आ रहे थे। मैं सोचता था कि शायद राजस्थान के सभी लोग मिलकर के उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी को और वर्तमान में मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार और सरकार के दोनों मुखिया को उसके ऊपर धन्यवाद भी देंगे, बधाई भी देंगे। लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए राजनीति ही एकमात्र काम है। विधानसभा में इसी तरह को लेकर के अनेक टीका टिप्पणियां की और उन टीका टिप्पणियों के चलते हुए मेरे मन में यह विचार आया कि एक बार जिन पत्रकार मित्रों ने इस पूरे पिछले 5 साल के कालखंड में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना की हकीकत को भी बहुत सारे लोगों ने हकीकत तरीके से वस्तु स्थिति में दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन फिर भी कुछ कम्युनिकेशन गैप्स एंड एरर्स थे। उन सब को एड्रेस करते हुए, उन सब को एक बार दूर करते हुए आज चूंकि हम उस मुकाम पर आकर के खड़े हो गए हैं और मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में जाकर, अधिकारियों के साथ में जाकर के इस पूरी परियोजना के सारे अलाइनमेंट के सब जितने स्ट्रक्चर्स बनने वाले हैं उन सब की साइट्स को देख करके व्यक्तिगत रूप से फिजिकली चेक करके आया हूं। तो मुझे लगता था कि मैं आप सब लोगों के साथ में बैठूं, आप सब लोगों को विस्तार से इस परियोजना के बारे में एक बार हम सब लोगों की समझ हो, ताकि इसको लेकर के जो भ्रांति फैलाने की अब कोशिशें की जा रही है और इसमें इसको लेकर के अभी भी कुछ लोग राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश किया जा सके। मित्रों, इस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना का जो प्रस्तुतिकरण मैंने सोचा कि मैं आपके सामने करूं, इसको मैं 4 चरण में करना चाहता हूं। पहला ये जहां से इसका उदय हुआ और वो था पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना। जब सम्माननीय अटल जी की सरकार के समय में नदियों को जोड़ करके सरप्लस बेसिन, जहां पानी की प्रचुरता है, अधिकता है, वहां से पानी की न्यूनता वाले ऐसे क्षेत्रों में पानी, ऐसे बेसिन्स में पानी ट्रांसफर किया जा सके, इस परियोजना पे, इस प्रकल्प पर 2004 में बात करना प्रारंभ किया गया था। तब जो देश भर में इस तरह की संभावनाओं से भरे हुए 30 लिंक आइडेंटिफाई किए गए थे, उसमें से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में पार्वती कालीसिंध और चंबल नदियों को जोड़ने की परियोजना पीकेसी लिंक के रूप में आइडेंटिफाई की गई थी, चिन्हित की गई थी। और इस परियोजना में दोनों राज्यों के बीच में 1360 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का बंटवारा होना था। मध्य प्रदेश में मौनपुरा और कुंडलिया में बांध बनने थे और राजस्थान को लगभग जो पानी मिलना था 2286 एमसीएम, उससे राजस्थान का 48,000 हेक्टेयर जमीन जो है वो सिंचित क्षेत्र में आने वाली थी। लेकिन दोनों राज्यों के बीच में सहमति न बन पाई और दोनों राज्यों को ऐसा महसूस होता था कि ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए इस परियोजना को शेल्फ कर दिया गया, इस परियोजना को बंद कर दिया गया, इस पर विचार समाप्त हो गया। 2016 में राजस्थान की तत्कालीन सरकार में आदरणीय वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में जब सरकार काम कर रही थी, तब नवंबर 2016 में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को संभावनाओं को तलाश करते हुए, और मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, आदरणीय श्रीराम वेदिरे जी जो अभी मेरे मंत्रालय में मेरे साथ में काम कर रहे हैं, श्रीराम वेदिरे जी उस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना को मार्गदर्शन करने का काम यहाँ एक दायित्व के साथ में कर रहे थे। तब इन्होंने अधिकारियों के साथ बैठ करके पूर्वी राजस्थान की इन आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए इस परियोजना को ईस्टर्न राजस्थान परियोजना की संकल्पना की और इसका डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की एक एजेंसी जो मेरे मंत्रालय में के अधीन काम करती है, वैपकोस को 18 नवंबर 2016 में दी। मैं ये विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ कि जो कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिशें की जाती है, कम से कम आप सब साथियों को उसको लेकर के क्लैरिटी रहे। वैपकोस वाणिज्यिक संगठन है, वो एक इंस्टीट्यूट, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है जो कॉमर्शियली पैसा लेकर के राज्य की सरकारों के लिए, देश की सरकारों के लिए और दुनिया के लगभग 50 से ज़्यादा देशों के वाटर एंड पावर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के डीपीआरस बनाने और उनके एग्जीक्यूशन का काम करता है। बेसिकली सरकार की एक कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करती है, या तो नक्शे बनाती है, डीपीआर बनाती है, या कुछ जगह पर ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में भी काम करती है। वैपकोस ने जैसा राजस्थान सरकार की अपेक्षा थी और राजस्थान सरकार ने जो मार्गदर्शन दिया था उसके डिमांड की थी, उसके अनुरूप 17 नवंबर 2017 को डीपीआर बना करके राजस्थान सरकार को सबमिट किया था। वैपकोस क्योंकि
नक्शा बनाने वाली संस्था है, तो जो टर्म ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल ने सरकार ने दिए थे, उन टर्म ऑफ रेफरेंस के आधार पर ही उसे जो है डीपीआर बनानी थी। सामान्यतया देश में 75% डिपेंडेबिलिटी पर ही सारे प्रोजेक्ट बने। 60 के दशक से जब देश में बांधों का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, तब से लेकर के अब तक सारे प्रोजेक्ट्स 75% डिपेंडेबिलिटी पर ही बनाए गए। लेकिन राजस्थान सरकार ने इसको 50% डिपेंडेबिलिटी पर डीपीआर बनाने का आग्रह किया था और निर्देश किया था। उसके चलते हुए 50% डिपेंडेबिलिटी पर ही बनाया गया। मैं आप लोगों की समझ के लिए, कि कुछ लोगों को शायद इस बात की जानकारी न होगी कि 75% और 50% डिपेंडेबिलिटी का फर्क क्या है। कोई भी 4 साल देश के हर नदी में कितना पानी हर साल बहा है, पिछले 100 साल के डेटा सब नदियों के हैं। कोई भी 4 लगातार साल में से 3 श्रेष्ठ साल को यदि हम माने तो वो 75% डिपेंडेबिलिटी होगी, और अगर 2 श्रेष्ठ सालों का औसत लेंगे तो 50% डिपेंडेबिलिटी होगी। और जब 50% डिपेंडेबिलिटी पर कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सामान्य समझ का विषय है कि ज़्यादा जो है पानी अवेलेबल ऐसा दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई प्रोजेक्ट बनाया जाए तब 2 साल तो पानी मिलेगा और 2 साल तक न पीने का पानी होगा न खेती का पानी होगा। तो उसके लिए उसके अनुरूप बड़े रिजर्वायर्स बनाने पड़ेंगे, ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। और अगर एक बार एक जगह पे बड़े रिजर्वायर बनेंगे तो नीचे डाउनस्ट्रीम में पानी कभी नहीं पहुंचेगा। इसलिए इसको दिखाने के लिए इस तरह का इन्होंने एक ये जो है स्लाइड आपके सामने बनाया है। इसीलिए भारत सरकार ने, योजना आयोग ने सब राज्यों के साथ में व्यापक कंसल्टेशन करके 75% डिपेंडेबिलिटी पर ही प्रोजेक्ट बने, इसकी जो है व्यवस्था देश भर में की है। और इसके बाद में 3 बार कांग्रेस सरकारों के समय में 3 बार इसको रिवाइव करने, इसको एक बार रिव्यू करने की व्यवस्था की भी कवायद हुई। 2014 के फरवरी में आखिरी बार रिव्यू हुआ था, तब भी यह तय कर दिया गया था कि कोई भी प्रोजेक्ट 75% से कम नहीं बनेगा। पूर्वी राजस्थान परियोजना में हम सबको जानकारी है 13 जिले, जिन 13 जिलों के जो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ को इनके पेयजल की आवश्यकता आने वाले कुछ 30 साल तक की 1723 एमसीएम, उसके लिए 9 जिले में जो पुराने बांध हैं या छोटे तालाब हैं जिनसे सिंचाई होती है लेकिन पानी की कमी के कारण से उनसे सिंचाई नहीं हो पाती, उनको भर करके उनकी सिंचाई हो सके, उसके लिए 80,000 हेक्टेयर्स की स्टेबलाइजेशन के लिए। और धौलपुर और सवाईमाधोपुर 2 जिलों में 2 लाख हेक्टेयर नई कमान सृजित करने के लिए और औद्योगिक आवश्यकता के लिए 286 एमसीएम पानी की व्यवस्था इस तरह से करके कुल इस 40,000 करोड़ के लागत के प्रोजेक्ट की कल्पना की गई थी। और ये जो पानी की डिमांड जो है आवश्यकता, ये राजस्थान सरकार ने अपने स्तर पर डिमांड जनरेट की थी कि हमको इतने पानी की आवश्यकता इस तरह से पड़ेगी। न इतना पानी की उपलब्धता की कोई वेरिफिएबिलिटी थी, न उसके लिए कहीं मध्य प्रदेश के साथ में कोई समझौता था, और से केवल मात्र हमने अपनी डिमांड का आकलन किया था कि आने वाले 30 सालों तक हमको इस विषय के लिए इतने पानी की आवश्यकता पड़ेगी। और उस मांग की आपूर्ति के लिए जो विस्तृत हर जिले की कितनी पानी की आवश्यकता होगी उसको लेकर के इन स्लाइड्स में आपके सामने जो है वर्णन किया गया। ईआरसीपी के किसी भी प्रोजेक्ट को, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जब वेबकॉस ने नक्शा भेजा, उस नक्शे को भारत सरकार को इस उद्देश्य के साथ में भेजा कि इसकी अनुमति सीडब्ल्यूसी प्रदान करे, क्योंकि ये इंटरस्टेट रिवर्स पर बन रहा था। और राजस्थान सरकार की अपेक्षा थी कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए। जिस राष्ट्रीय परियोजना शब्द को लेकर के ही सबसे ज्यादा राजनीति पिछले वर्षों में हुई, इसको लेकर के मैं थोड़ा आपको विस्तार से बताना चाहता हूं कि किसी भी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के लिए क्वालिफाई करने के लिए जो प्रक्रिया के चरण है कि पहले उस परियोजना का जो प्रस्ताव राज्यों के द्वारा भेजा जाता है उसको सीडब्ल्यूसी उसका टेक्निकल अप्रेजल करती है, उसकी तकनीकी आधार पर क्या ये परियोजना योग्य है कि नहीं है। तकनीकी आधार पर समीक्षा करने के लिए पहले जो स्टेक होल्डर स्टेट्स हैं उनसे दोनों की अनुमति चाहिए कि आप ये नदी पे एक परियोजना बना रहे हैं, कोई भी एक राज्य या दोनों राज्य मिलकर के बना रहे हैं, तो दोनों अपनी सहमति दें, उसके बाद ही टेक्निकल अप्रेजल हो सकता है। तो टेक्निकल अप्रेजल के लिए जो पहली आवश्यकता थी वहीं राजस्थान फेल हो गया था। दूसरा, किसी भी टेक्निकल अप्रेजल करने के लिए, क्योंकि भारत सरकार के नियम और देश में प्रचलित व्यवस्था है कि 75% डिपेंडेबिलिटी पर ही प्रोजेक्ट बन सकता है, जबकि ये प्रोजेक्ट 50% डिपेंडेबिलिटी पर जो है प्लान किया गया था, डिजाइन किया गया था। इसलिए स्टेक होल्डर स्टेट से कि 50% पर राजस्थान बना सकता है, इसकी अनुमति की आवश्यकता थी। इसी के साथ साथ में तीसरी, अब ये दोनों अगर हैं और टेक्निकल मंजूरी मिल जाती है, उसके बाद में
फॉरेस्ट की क्लियरेंस चाहिए, एनवायरनमेंट की क्लियरेंस चाहिए और वाइल्ड लाइफ की क्लियरेंस चाहिए। ये 3 तरह की क्लियरेंस होती है और उन तीनों क्लियरेंस और जो है राज्यों की सहमति बनने के बाद में उस पर जल शक्ति मंत्रालय में जल शक्ति सचिव मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली जो टीएसी इसको वित्तीय मंजूरी के लिए भेज